क्या तुम्हारी जिंदगी का कोई प्लान है, कोई स्क्रिप्ट, या तुम हर पल अपनी कहानी खुद लिख रहे हो? ये सवाल आज का नहीं, हजारों साल पुराना है और सोफी की दुनिया का ये चैप्टर इसी एक सवाल की चीर-फाड़ करता है। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, हम इंसानी सोच की सबसे बड़ी लड़ाई देखेंगे। एक तरफ है भाग्य का अंधेरा और दूसरी तरफ है तर्क की पहली किरण। तो हुआ ये कि सोफी को अपने रहस्यमयी टीचर अल्बर्टो का एक और वीडियो मिलता है। इस बार का माहौल डरावना है और अल्बर्टो बात करता है एक ऐसी शक्ति की जिसके साथ मने उस जमाने के सबसे शक्तिशाली राजा भी कांपते थे। वो शक्ति थी भविष्यवाणी। इस आइडिया को समझने के लिए हमें उस दौर के सिस्टम को समझना होगा। उस सिस्टम का नाम था फेटलिज्म, यानी नियतिवाद। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक पूरा वर्ल्ड व्यू था। इसका मानना था कि हर इंसान की कहानी अच्छी या बुरी पहले से ही लिखी हुई है। तुम जो भी कर रहे हो वो बस एक पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा है। तुम सिर्फ एक एक्टर हो, डायरेक्टर कोई और है। और इस विश्वास का सबसे बड़ा सेंटर था डेल्फी का मंदिर। सोचो, एक ऐसी जगह जहां लोग मानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट का ट्रेलर देखने को मिल सकता है। वहां की पुजारिन, जिसे ओरेकल कहते थे, पहेलियों में भविष्य बताती थी। लेकिन ये भविष्यवाणियां कोई लॉटरी का नंबर नहीं होती थी। वो अक्सर एक चेतावनी होती थी, एक ऐसा जाल जिससे तुम भाग नहीं सकते। और इस जाल को समझाने के लिए अल्बर्टो एक केस स्टडी का इस्तेमाल करता है। इतिहास की सबसे ट्रैजिक केस स्टडी, राजा इडिपस। अब देखो, कहानी पर नहीं, कहानी के पीछे के दर्शन पर फोकस करना। राजा इडिपस को भविष्यवाणी मिली कि वो अपने बाप को मारकर अपनी मां से शादी करेगा। ये सुनकर उसने क्या किया? उसने एक्शन लिया। उसने अपने घर परिवार को छोड़ दिया ताकि वो इस स्क्रिप्ट को बदल सके। उसने अपनी फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा का इस्तेमाल किया। लेकिन उसका हर एक्शन, हर फैसला उसे उस भविष्यवाणी के और करीब ले गया। अनजाने में उसने अपने पिता को मार भी दिया और अपनी मां से शादी भी कर ली। तो यहाँ दर्शन का सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर तुम्हारी आजादी ही मैं तुम्हारी गुलामी की तरफ ले जाए तो क्या वो सच में आजादी है? इडिपस की कहानी इस बात का सबूत थी कि नियतिवाद के आगे इंसान की इच्छा की कोई कीमत नहीं। ये एक अंधेरा, डरावना और निराशाजनक विचार था। अगर सब कुछ पहले से तय है तो कोशिश करने का क्या फायदा? सही गलत का क्या मतलब? लेकिन ठीक इसी अंधेरे में एक नई सोच का जन्म हो रहा था। ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कुछ लोगों ने आसमान में देखकर देवताओं को कोसने की बजाय अपने आसपास की दुनिया को देखना शुरू किया। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, क्यों? इन्हें कहा गया नेचुरल फिलोसोफर्स, यानी प्रकृतिवादी दार्शनिक। ये हमारे पहले वैज्ञानिक थे। इनका दर्शन नियतिवाद पर सीधा हमला था। कैसे? देखो, इतिहास का नया नजरिया। इनसे पहले इतिहास का मतलब था देवताओं की कहानियां। ट्रोजन का युद्ध हुआ क्योंकि देवता ऐसा चाहते थे। लेकिन नए इतिहासकारों ने कहा, बकवास। युद्ध हुआ क्योंकि व्यापार के रास्ते पर कब्जा करना था, क्योंकि राजनीतिक दुश्मनी थी। उन्होंने घटनाओं के पीछे इंसानी कारण ढूंढने शुरू किए, दैवीय स्क्रिप्ट नहीं। दवा का नया नजरिया। इनसे पहले बीमारी का मतलब था देवताओं का श्राप। लेकिन हिपोक्रेट्स जैसे डॉक्टरों ने कहा, नहीं, तुम्हारा शरीर एक मशीन है। अगर तुम बीमार हो तो इसका मतलब है कि मशीन में कोई खराबी है, कोई प्राकृतिक असंतुलन है। इसका इलाज पूजा पाठ नहीं बल्कि दवा और सही खान पान है। ये सोच एक क्रांति थी। इसने इंसान को उसके शरीर का मालिक बनाया, किस्मत का गुलाम नहीं। दुनिया का नया नजरिया। इन दार्शनिकों ने दुनिया को देखा और कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक पजल है और हर पजल की तरह इसके भी कुछ नियम है। किसी ने कहा सब कुछ पानी से बना है, किसी ने कहा हवा से, तो किसी ने कहा चार तत्वों आग, पानी, हवा, मिट्टी से। नाम जरूरी नहीं है, सोच जरूरी है। सोच ये थी कि दुनिया को समझा जा सकता है। ये एक कोड है जिसे तोड़ा जा सकता है। ओ देखो, लड़ाई कितनी बड़ी थी। एक तरफ नियतिवाद कह रहा था, तुम्हारी जिंदगी की किताब लिखी जा चुकी है, उसे बस पढ़ो। दूसरी तरफ तर्क और विज्ञान कह रहे थे, तुम्हारे हाथ में एक खाली किताब और एक कलम है, अपनी कहानी खुद लिखो। सोफी के लिए और हमारे लिए ये चैप्टर सिर्फ इडिपस की कहानी नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब इंसान ने अपनी आंखों से भाग्य की पट्टी उतारी और पहली बार अपनी बुद्धि की आंखों से दुनिया को देखने की हिम्मत की। यूपीएससी कनेक्शन, इसे एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करें, ये फिलोसॉफिकल लड़ाई तुम्हारे जीएस 4 और निबंध के लिए सोना है। 1. एथिक्स, जीएस पेपर 4, लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का केंद्र। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो अपनी सफलता या असफलता के लिए किस्मत, भाग्य या दूसरों को दोष देते हैं, नियतिवाद वाला माइंड डसेट। जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो मानते हैं कि वो अपनी मेहनत और फैसलों से हालात बदल सकते हैं, ट्रक वाला माइंड डसेट। एक सिविल सर्वेंट में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना जरूरी है। वो ये नहीं कह सकता कि जिला पिछड़ा है क्योंकि यहाँ की किस्मत ही खराब है। रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, तर्कसंगतता और निष्पक्षता। प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने ऑब्जेक्टिविटी की नींव रखी, यानी चीजों को वैसे देखो जैसी वे हैं, न कि जैसी तुम मानना चाहते हो। एक प्रशासक के लिए एक बुनियादी कदर फाउंडेशनल वैल्यू है। फैसले भावनाओं या अंधविश्वासों पर नहीं बल्कि तथ्यों और डेटा पर आधारित होने चाहिए। 2. निबंध, ऐसे पेपर।
विज्ञान सत्य का निकटतम अनुमान है। साइंस इज द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू ट्रूथ। इस निबंध में तुम दिखा सकते हो कि कैसे डेल्फी के ओरेकल की सच्चाई, जो अस्पष्ट और व्यक्तिपरक थी, से लेकर हिपोक्रेट्स की सच्चाई, जो अवलोकन और सबूत पर आधारित थी, तक मानवता ने कितनी लंबी यात्रा तय की है। क्या हम अपनी नियति के स्वामी हैं? आर वी मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी? ये एक क्लासिक निबंध विषय है। तुम इडिपस के उदाहरण से ये तर्क शुरू कर सकते हो कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और जेनेटिक परिस्थितियां हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। नियतिवाद का मॉडर्न रूप। लेकिन फिर तुम तर्क और विज्ञान की शक्ति का उपयोग करके ये साबित कर सकते हो। शिक्षा, नैतिक साहस और सही चुनाव हमें इन बाधाओं को पार करने की शक्ति देते हैं। तो असल में ये चैप्टर तुम्हें सिखाता है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो ये मत पूछो कि मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा था, बल्कि ये पूछो कि इस प्रॉब्लम का कारण क्या है और मैं इसे तर्क से कैसे हल कर सकता हूँ। यही एक दार्शनिक और एक अच्छे प्रशासक की असली पहचान है।